गुड इवनिंग बच्चों। हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में 25 पढ़ चुके हैं। आज 26 से हम पढ़ेंगे आगे। देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। तो सीधा सीधा हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम 26 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। 26 है बेटा, ए पर्सन हु regards the whole world as his family। ठीक। A person who regards the whole world as his family। एक ऐसा आदमी जो पूरे संसार को regards मतलब मानता है, समझता है, सम्मान करता है। द होल मतलब संपूर्ण वर्ल्ड मतलब संसार को, पूरे संसार को, एज हिज फैमिली मतलब अपना परिवार। एक ऐसा आदमी जो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानता है। जैसे अपने यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना होती है। ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसा आदमी जो ये समझता है कि पूरा वर्ल्ड ही उसका परिवार है, तो उसको कहते हैं बेटा कॉस्मोपॉलिटन। ठीक। कॉस्मोपॉलिटन और हिंदी होती है विश्व प्रेमी। स्पेलिंग COSMOPOLITIAN कॉस्मोपॉलिटन। COSOMOPOLITAN। कॉस्मोपॉलिटन मतलब विश्व प्रेमी, एक ऐसा आदमी जो पूरे संसार को अपना परिवार मानता हो। चलो आते हैं हम 27 पर। 27वां क्या है देखते हैं। एन एनिमल लिविंग ऑन द फ्लैश ऑफ other animals। एन एनिमल एक जानवर लिविंग जो जिंदा रहता है ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मांस खाकर। ठीक है। एक जानवर जो दूसरे जानवर का मांस खाता है, सीधी सीधी बात। जैसे शेर हुआ, जितने भी मांसाहारी जानवर है उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सब जानते होंगे, कॉर्निवोरस कहते हैं उसको। ठीक है। कॉर्निवोरस ऐसे जानवर को क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी जानवर। ठीक। ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर, फ्लैश मतलब मांस होता है बेटा। ठीक। आते हैं हम 28 पर। 28 बेटा, ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन। ठीक। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, पहले इसको समझ लो ये है क्या। ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड का अर्थ क्या है। ऑफ वन माइंड मतलब जिस पर एक ही विचार हो, सॉरी एक ही मत हो या एक ही विचार हो, मतलब एक ऐसी बात जिस पर सभी लोग सहमत हो, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं अनुकूल। उस समय वो चीज अनुकूल हो तो उस बात को सब मान जाए, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे। ये 2019 में पूछा गया है बेटा, 19 में पूछा गया है फिलहाल। वैसे है तो टफ ही। ठीक है। लेकिन याद कर लेना, मतलब हिंदी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए आप याद रखना अनुकूल। तो अनुकूल को एक वर्ड में क्या कहेंगे, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति या एक ऐसी बात जो जिस पर सबका विचार एक हो, तो उसको कहते हैं बेटा कंपैटिबल। COMPATIBLE कंपैटिबल मतलब वही अनुकूल, समान विचार वाला। 2019 में पूछा गया था। चलते हैं हम आगे।
29 क्या है? 29 है ए पर्सन और एन आर्टिस्ट, ए पर्सन और एन आर्टिस्ट that draws comic pictures, ठीक, a person that draws comic pictures, ए पर्सन मतलब एक आदमी या और एन आर्टिस्ट या एक कलाकार, दैट ड्रॉज जो बनाता है, कॉमिक पिक्चर्स मतलब होता है मजाकिया चित्र, अरे कार्टून बनाने वाला, ठीक है। जैसे जो कार्टून बनाते हैं आपने पेपर्स में देखा होगा या आप देखते चुनाव के समय कार्टून वाले वीडियोस बहुत आते हैं, ठीक है। कॉमिक मतलब होता है कॉमिक पिक्चर्स मतलब होता है व्यंग चित्र, ठीक है। तो व्यंग चित्र बनाने वाले को वन वर्ड में क्या कहते हैं बेटा? कार्टूनिस्ट कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है व्यंग चित्रकार। चलो कार्टूनिस्ट की स्पेलिंग देख लो, CARTOONIST, कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट मतलब होता है बेटा व्यंग चित्रकार, और ये वर्ड आपने कार्टून तो देखा ही होगा, कार्टून का हिंदी में अर्थ होता है व्यंग चित्र, ठीक है। आते हैं बेटा, हमारा 30वां क्या है, 30th क्या है? ये कई बार पूछा गया है, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, ठीक ठीक, एक ही समय पर रहने वाले लोगों को, जैसे एक ही समय गांधी जी जिंदा थे, एक ही समय सुभाष चंद्र जिंदा थे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं? कंटेम्परेरी कहते हैं, समकालीन। हिंदी में समकालीन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटेम्परेरी। 3 बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, हाँ 2013 में, 2015 में, 2019 में, ठीक है, 3 बार पूछा गया है। पीपल मतलब लोग, लिविंग मतलब जो रह रहे हैं, जिंदा है, एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय, जैसे एक ही समय 2 व्यक्ति जिंदा है। आप मान लो अपने परिवार में आपका जो भाई है या आपका जो दोस्त है वो आपका क्या है? कंटेम्परेरी है, कंटेम्परेरी है। स्पेलिंग देख लो, CONTEMPORAY, CONTEMPORARY, सॉरी, RARY, कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी मतलब समकालीन। चलो चलते हम 30th वन पर, 31st वन पर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। आपका जो 12th का सिलेबस है बेटा ना, उसमें से लगभग 60% टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सब कंटेम्परेरी हमारे भी एग्जाम में पूछा गया, ये वाला तो कई बार पूछा गया है, ये अच्छा भी लगता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी टफ है, इसकी स्पेलिंग भी कई बार हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछी गई। चलो मैं आपको बताता हूँ यह है क्या। ए पर्सन with good taste and judgment, ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति विथ गुड टेस्ट, जिसका स्वाद अच्छा हो। इसका मतलब क्या है? स्वाद अच्छा हो मतलब जैसे जो स्वाद कब लेते हो आप किसी चीज को, जैसे खाना बना है तो खाने को चखते हो तभी स्वाद मिलता है ना। तो यहाँ पर वो खाना खाकर चखने वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। एक आदमी जो हर चीज को पॉजिटिव निगाह से देखता हो, हाँ ठीक है। तो ए पर्सन विथ गुड टेस्ट एंड जजमेंट, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जजमेंट भी ठीक हो, निर्णय भी ठीक हो, और पॉजिटिव चीजों पर, मतलब एक ऐसा आदमी जो चीजों को अच्छी तरह से जांचता परखता हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखता हो, लेकिन ज्यादा करके पॉजिटिव वाली बात करता हो। कुल मिला के जैसे देखो, इसको कहते हैं पारखी,
एक शब्द में इसको कहेंगे हम पारखी, इसकी इंग्लिश होती है कॉनोसर। ठीक है, अभी मैं स्पेलिंग लिखूंगा। जैसे हम आपको बताएं कि सोने को सुनार परखता है ना, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें देखता है। तो ऐसा नहीं कि आप गए तुरंत बोल देगा कि अरे नहीं सोना गड़बड़ है, ठीक। तो अगर वो ऐसे बोल देगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। इसलिए एक पारखी को क्या होना चाहिए, उसका टेस्ट भी गुड होना चाहिए, उसका जजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा गया पर्सन विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पॉजिटिव विचार हो और जिसका निर्णय भी अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, पारखी कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉनोसर। स्पेलिंग याद कर लो, अच्छी स्पेलिंग है। हाँ, CONNO, कोनो, ISSEUR, ठीक है। CONNOISSEUR, कोनोसर। कोनोसर मतलब होता है पारखी। और ये किसी भी चीज का मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष चीज, किसी भी चीज का, खाने को अच्छा जजमेंट करने वाला, पढ़ाई को अच्छा परखने वाला, कपड़े को अच्छा परखने वाला, सबको क्या कहा जाता है, गीत संगीत को अच्छा परखने वाला। जैसे कभी कभी हम लोगों को भी जज बना के बैठा दिया जाता है आपके प्रोग्राम में, ठीक है, तो हम लोग भी उस समय कॉनोसर ही बन जाते हैं, पारखी बन जाते हैं। चलो हम चलते हैं अगले वन वर्ड्स पर। 30 सेकंड देखते हैं हम लोग, 30 सेकंड देखते हैं। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, समझ में आ रहा है। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक आदमी, हु मतलब जो, ईट्स मतलब खाता है, ह्यूमन फ्लैश मतलब मनुष्य का मांस। बताओ पहले, एक ऐसा आदमी जो मनुष्य का मांस खाता हो। अरे एक बार दिल्ली में पकड़े गए थे, शमशान घाट से वो लोग लाशें चुरा के ले जाते थे और खाते थे। इनको कहते हैं नरभक्षी, ठीक है। इनके लिए वन वर्ड है कैनिबाल, इनके लिए वन वर्ड है कैनिबाल। स्पेलिंग है बेटा CANNIBAL, कैनिबाल, ठीक है। इनके लिए वन वर्ड है कैनिबाल, नरभक्षी जिनको हम कहते हैं। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। चलो हम चलते हैं 34th पर, 34वें पर। हाँ, ए डिजीज which spread by contact, ठीक है। ए डिजीज मतलब एक बीमारी, विच स्प्रेड जो फैलती है, बाय कांटेक्ट मतलब छुआछूत से, ठीक है, छुआछूत से फैलने वाली बीमारी, ठीक है। तो जैसे अभी कोरोना आया था तो वायरल ना, तो वायरल डिजीज कह सकते हो, या इसके लिए एक दूसरा नाम है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। ये 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। इसके लिए वन वर्ड होगा बेटा, आप वायरल डिजीज, तो वायरल लिखोगे, वायरल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन टू बी अगर वेरी प्रिसाइज, एकदम सही सही की बात होगी, तो उसको कहते हैं कंटाजियस, इसको कहते हैं संक्रामक। कंटाजियस स्पेलिंग देख लो, CONTAGIOUS, कंटाजियस। कंटाजियस मतलब है संक्रामक बीमारी, ए डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। आगे चलते हैं हमारे 35th पर, 35वें पर। ए प्लेस फॉर बरियल, a place for burials other than a churchyard, ए प्लेस फॉर बरियल, बरियल मतलब होता है बेटा दफनाना, दफन करना, ठीक है। तो दफन करने के लिए एक जगह, अदर देन द चर्च यार्ड, गिरजाघर के अलावा। बेटा जो गिरजाघर होता है ना, उसके पीछे
एक बड़ा सा मैदान होता है, वहां पर ईसाई लोग अगर मरते हैं तो उनको दफनाया जाता है। तो कह रहा है ईसाइयों का जो दफनाने वाला स्थान है जो गिरजाघर में होता है, उसके अलावा जो दफनाने वाला स्थान होता है, जैसे मोहम्मदन लोग जमीन में दफनाते हैं अपने मुर्दा अपने मरे हुए लोगों को, तो ऐसी जगह को क्या कहेंगे? मतलब ए प्लेस ऑफ बरियल, दफनाने की एक ऐसी जगह अदर देन चर्चयार्ड, मतलब चर्चयार्ड के अलावा। चर्चयार्ड जो है वो इसमें नहीं आएगा। चर्चयार्ड के अलावा जहां मुर्दा दफनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं ना, कब्रिस्तान कहते हैं। हालांकि चर्च में जो दफनाया जाएगा वो वाली जगह कब्रिस्तान ही कहलाएगी, इसके लिए दूसरा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है वो जैसे मोहम्मदन का होता है बाहर, वो लोग जो अलग से बनाते हैं, ठीक है, तो कब्रिस्तान बोला जाता है उसको। वन वर्ड में कहते हैं बेटा सेमेट्री। सेमेट्री, ठीक है। कब्रिस्तान को वन वर्ड में क्या कहते हैं? सेमेट्री कहते हैं। हाँ चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन पर, 36 पर। फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड्स एनिवर्सरी। एनिवर्सरी ठीक है। फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड्स एनिवर्सरी मतलब सौवा सवी एनिवर्सरी अगर आप मना रहा है कोई, मतलब कोई आदमी 100 साल का हो गया, या सॉरी छोड़ो, उम्र की बात नहीं है, वो तो जन्मदिन हो गया। जैसे कोई घटना हुई है और उसका 100वां साल मनाया जा रहा है, ठीक। जैसे हमारे आजादी को 2047 में क्या हो जाएगा? 100 साल हो जाएंगे। तो उस समय जो सेलिब्रेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा? या उसको कोई भी घटना जिसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, हाँ एनिवर्सरी मतलब वर्षगांठ, ठीक है, 100वीं वर्षगांठ जो मनाई जाती है उसको हम इंग्लिश में कहते क्या है? वन वर्ड में उसको बेटा इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटेनरी। उसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेंटेनरी। CENTENARY, सेंटेनरी। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेनरी। सेंटेनरी मतलब क्या होता है बेटा? 100वीं वर्षगांठ किसी भी घटना की, किसी भी घटना की जो 100वीं वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए जो सिंगल वर्ड यूज होता है वो क्या है? सेंटेनरी है। चलो हम आगे चलते हैं। ये तो बड़ा बड़ा आसान है, और शायद एक बार यहाँ जब से मैं अपॉइंट हुआ हूँ एक बार आया भी है ये, तो जो है डेफिनेशन भी है इसकी, डेमोक्रेसी की। तो दो तरह से पूछा गया है। पहला है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच all the voters of a country, all the voters of a country can vote, to elect their government, ठीक। ऐसा पूछा गया था 2020 में, और 2012 और 2018 में क्या पूछा गया था? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल,
एंड फॉर द पीपल, एंड फॉर द पीपल। ठीक है, दोनों का वन वर्ड एक ही है, लेकिन क्वेश्चन देखो दो तरह से पूछा गया। 2000 में पूछा गया ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार का एक तंत्र, इन विच मतलब जिसमें ऑल वोटर्स मतलब सारे मतदाता ऑफ ए कंट्री मतलब एक देश के, कैन वोट वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं, टू इलेक्ट मतलब चुनने के लिए, दिए गवर्नमेंट मतलब अपनी सरकार को। तो हम जानते हैं ऐसे देश में तो हम रह ही रहे हैं, हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक, उसी वही पूछ रहा है। अब देखो दूसरा क्या है, ये अरस्तु की डिफिनीशन है। अगर आप आप में से कुछ लोग अगर तैयारी करोगे, सिविल की तैयारी करोगे, तो वहां आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये डेफिनेशन शायद आपको मिले, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा हो, लोगों की हो और लोगों के लिए हो, उसको क्या कहेंगे, इन दोनों को, इन दोनों के लिए वन वर्ड क्या है, डेमोक्रेसी। स्पेलिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र। चलो आते हैं 38 पर, 38वें पर। 38वां है हमारा बेटा, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये तो कई बार आपके उसमें भी मिला होगा, क्या कहते हैं बुक्स में, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब 10 साल की अवधि को क्या कहते हैं, आपके बुक में लोग डिकेड्स, डिकेड्स क्या है, डिकेड्स मतलब 10 साल। डिकेड्स, डिकेड्स मतलब 10 साल की अवधि को क्या कहेंगे, डिकेड्स कहेंगे। ठीक, अब आते हैं हम 39 पर। 39 क्या है बेटा, लिख देते हैं पहले, लीगल एंड ऑफ, लीगल एंड ऑफ अ मैरिज। ठीक है, लीगल एंड मतलब वैधानिक खात्मा, ऑफ ए मैरिज मतलब एक शादी का, एक शादी कानूनी रूप से जब खत्म हो जाए तो उस खात्मे को क्या कहते हैं, आप सब जानते हो, उसको कहते हैं डिवोर्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिवोर्स, DIVORCE, डिवोर्स। डिवोर्स मतलब तलाक, जिसको कहते हैं विवाह विच्छेद हिंदी में। चलो आगे चलते हैं। ये है ये एक गुण है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों में होता है, कुछ कुछ लोगों में नहीं होता। और कभी 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 मैं भी भावनाओं में बह जाता हूं, तो मैं भी क्लास में जो कुछ बोल देता हूं वही उसी गुण का वन वर्ड है। चलो देखते हैं, स्पीच, यह 40th 40वां, अ स्पीच विच इज delivered without any previous preparation, without any previous preparation, are delivered on the spur, on the spur of the moment, of the moment। ठीक है, इसमें बेटा दो ग्रुप ऑफ वर्ड है। पहला क्या है, ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड मतलब एक भाषण जो दिया जाता है विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पहले की तैयारी के, मतलब पहले बिल्कुल मतलब आपको तुरंत बताया जाए और तुरंत आपको उस पर बोलना हो। ठीक है, तो
उस स्पीच को क्या कहेंगे। जैसे मैं क्लास में आया और मैं आपसे बोल दिया कि चलो आज आपका टॉपिक है माई मदरलैंड, उस पर बोलना है, तो आप जो भी बोलोगे उस स्पीच को वन वर्ड में क्या कहेंगे, ठीक है। और ये दूसरा पूछ लिया जाता है कि जैसे ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर मतलब होता है बेटा प्रेरणा, ऑफ द मोमेंट मतलब क्षण, ठीक है। जो किसी क्षण हम प्रेरित होकर जो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे अभी कभी कभी मैं क्लास में आप लोगों को 10-5 मिनट का लेक्चर दे देता हूँ, दुखी होता हूँ, तो वो मैं पहले से तैयार करके नहीं आता हूं, मुझे जो लगता है मैं वो बोल देता हूं, ठीक है। तो व्हाट वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर स्पीच, उसको कहते हैं बेटा एक्सटेम्परी। कुछ लोग उसको एक्सटेम्पोर पढ़ते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन उसका एक्सटेम्परी। स्पेलिंग देख लो, एक्सटेम्परी, ठीक है। एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के बोली जाए। जैसे अपने विद्यालय में विनय सर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं बिना किसी तैयारी के, तो उनकी जो बोलने की कला है उसको एक्सटेम्परी कह सकते हैं। बिना किसी प्रिपरेशन के माइक पकड़ लो और बोलना शुरू कर दो। अब आते हैं बेटा 41 पर। 41 हमारा क्या है, हाँ देखो ये आ गया, ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री leaves his own country to live in other country, ठीक है। ये क्लास 11 के हाफ ईयरली एग्जाम में आया था। द पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, एक आदमी जो अपना खुद का देश छोड़ दे, टू लिव इन अदर कंट्री, दूसरे देश में रहने के लिए, ठीक है। अपना देश छोड़ दो, अपने देश की नागरिकता छोड़ दो, वहां जाओ और वहां की नागरिकता ले लो। मैंने शुरू में एक वर्ड आया था ना एलियन, उसमें ये था कि एक व्यक्ति अपना देश छोड़कर चला जाए, दूसरे देश में रहने लगे, लेकिन वहां की नागरिकता उसको न मिले, न मिली हो, ऐसे आदमी को एलियन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ दिया और वहां जाकर बस गया और उसको वहां की नागरिकता भी मिल गई, इसको कहते हैं इमिग्रांट। हिंदी होती है प्रवासी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को वन वर्ड में क्या कहेंगे, इमिग्रांट कहेंगे। स्पेलिंग लिख लो, EMIGRANT, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाए और वहां की नागरिकता भी ले ले, उसको इमिग्रांट कहते हैं। बहुत सारे अपने भारतीय अमेरिका में जाके रह रहे हैं। आते हैं बेटा 42 पे, 42 पे, और 42 है हमारा, ए पर्सन, ए पर्सन हु इज हु इज वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर, हु वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर। एक आदमी वेस्टफुल मतलब बर्बाद करता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे में, ठीक है। एक आदमी जो फालतू के खर्चे में पैसा बर्बाद करता हो, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं। एक हिंदी में तो एक शब्द क्या है, खर्चालू, या बहुत अधिक खर्चा करे, खर्चीला आदमी, सॉरी खर्चीला आदमी ऐसे कहते हैं, खर्चीला, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा एक्स्ट्रा वैगेंट, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है। स्पेलिंग हो जाएगी EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रा वैगेंट। ऐसे आदमी को एक्स्ट्रा वैगेंट कहते हैं। कैसा आदमी, जो आदमी फालतू के पैसे खर्चा करता हो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आज मैं सोच रहा हूं कि 45 कर ही दूं, 45। आटे 43 पर, ए डिजीज, a disease which spread which spread over
a huge area, a huge area, ठीक है, एक बीमारी जो बड़े क्षेत्र पर फैल जाए, ठीक, जैसे एक राज्य में फैल जाए, एक जिले में फैल जाए, ठीक है, ऐसे बीमारी को क्या कहते हैं बेटा? इपिडेमिक कहते हैं, ठीक, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? इपिडेमिक, स्पेलिंग है EPIDEMIC, इपिडेमिक, इपिडेमिक मतलब महामारी, ठीक। अभी अच्छा कोरोना जो आया था, अब उसके लिए वन वर्ड क्या है? पहले तो उसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बनेगा, सुन लो। ए डिजीज विच स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ऐसी बीमारी जो पूरे संसार में फैल जाए, उसको कहते हैं बेटा पेंडेमिक। पेंडेमिक, वो ये एपिडेमिक है, ये फैलती है, बहुत दूर में फैलती है, लेकिन इसका एरिया पेंडेमिक से कम होता है, ठीक है, इसलिए कोरोना को पेंडेमिक घोषित किया गया था, वैश्विक महामारी। और जो बीमारी एक जिले में या एक राज्य तक रह जाती है उसको क्या कहते हैं? इपिडेमिक कहते हैं। चलो आते हैं 45 पर, सॉरी 44। हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, विच इज फिट, जो कि उपयुक्त होता है, टू ईट, विच इज फिट टू ईट आर कंज्यूम, ठीक है, विच इज फिट एक ऐसी चीज जो उपयुक्त है, टू ईट मतलब खाने के लिए, कंज्यूम, कंज्यूम मतलब होता है खर्च करना, मतलब वही है, जब हम किसी चीज को खाएंगे तो खर्च हो ही जाएगी। तो देखो ऐसे पूछ सकता है, विच इज फिट टू ईट, न पूछ कर क्या पूछ ले? कंज्यूम, ठीक, ऐसे पूछ ले, विच इज फिट टू कंज्यूम, तब भी आप यही लिखना, उसको कहते हैं ईडिबल, ठीक। आपने ईडिबल वर्ड देखा होगा, जैसे कोई क्या कहते हैं, खाने वाली चीज खरीदो तो उसके पैकेट पर लिखा रहता है ईडिबल ऑयल, मतलब इंग्रेडिएंट्स उसमें जो जो मिले हैं, तो उसमें ईडिबल वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ईडिबल मतलब होता है खाने योग्य, स्पेलिंग हो जाएगी EIDIBLE, ठीक है, ईडिबल, ईडिबल का मतलब खाने योग्य, ईडिबल का मतलब खाने योग्य। चलते हैं 45 पर, 45 है, words which are, words which are inscribed, inscribed मतलब होता है खोद कर लिखा जाना, inscribed on the grave, on grave or tomb, लिखते टॉम्ब है, पढ़ते टूम्ब है, इन द मेमोरी ऑफ, मेमोरी ऑफ द बरीड, ठीक है। वर्ड्स मतलब वो शब्द, विच आर इंस्क्राइब्ड जो खोद कर लिखे जाते हैं, ऑन द ग्रेव मतलब कब्र पर, कब्र पर वो शब्द जो पत्थरों पर तराश तराश कर, पत्थरों को काट काट कर लिखे जाते हैं। और टूम, टूम मतलब वही अरे यार हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है हमको, ग्रेव जैसा ही टूम भी होता है, वो समाधि, ठीक है, हाँ समाधि, कब्र या समाधि पर वो शब्द जो लिखे जाते हैं पत्थरों पर, इन द मेमोरी ऑफ बरीड मतलब उसमें दफनाए हुए व्यक्ति की याद में, जैसे गांधी जी की कब्र पर शायद हे राम लिखा है, ठीक है। और इंग्लिश में एक पोएट थे TS इलियट, उनके कब्र पर लिखा है इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, और इन माई एंड इज माई बिगिनिंग मतलब मेरी शुरुआत में मेरा खात्मा है और मेरे खात्मे में मेरी शुरुआत है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे पोएट हैं, मतलब लगभग जो फेमस पोएट है सबकी कब्र पर कुछ ना कुछ लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर के कब्र पर शायद लिखा गया है कि जो आदमी, नहीं विलियम शेक्सपियर के कब्र पर मुझे एक्चुअली याद नहीं, शायद यही है कि शायद जो इस आदमी को जगाया गया, हिलाया गया, उसको लानत हो, ऐसे कुछ है। आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक शब्द इसके लिए क्या होगा,
इसके लिए एक शब्द होगा बेटा इपिटफ। इसके लिए एक शब्द होता है बेटा इपिटफ, EPITAPH, इपिटफ। इपिटफ हिंदी होती है बेटा स्मृति लेख, इसकी हिंदी होती है बेटा स्मृति लेख। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जो मरने वाले की याद में उसकी कब्र पर लिख दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एपिटफ कहते हैं, और हिंदी होती है स्मृति लेख। चलो आज 50 पूरा ही कर देते हैं। और बेटा अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे बार बार ग्रुप में ये वीडियोस भेजने नहीं पड़ेंगे, और मैंने क्लास में आपको बताया ही था। और अब अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा पूरा जितना मैंने कहा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में आने लायक सब कुछ पढ़ा दूंगा। चलते हैं हम 46 पर। और 46 तो हमारा है ए पर्सन who is advocate of the doctrine of equality among men। ठीक, ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु मतलब जो, इज मतलब है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब आप क्या कहते हो, वकील ना। एडवोकेट की एक हिंदी और होती है पक्षकार, मतलब पक्ष में बोलने वाला, पक्षधर जिसको कह सकते हो। ए पर्सन हु इज एडवोकेट, वैसे आप वकील सही मीनिंग अगर हिंदी में निकाल रहे हो तो पक्षकार होगा ही। ठीक है, ए पर्सन जो कि पक्ष लेता है, पक्ष में बोलता है किसके, द डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। एक आदमी जो उस सिद्धांत का पक्ष लेता है, जो सिद्धांत क्या कहता है, इक्वलिटी एमंग मेन, कि आदमियों के बीच क्या होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, सब आदमी सामान्य है, सब आदमी बराबर है, सब आदमी इक्वल है। जो ऐसा कुछ बोलता है ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, 1 वर्ड में। जो आदमी इस बात के पक्ष में रहता है उसको 1 वर्ड में क्या कहते हैं, उसको एक 1 वर्ड में कहते हैं बेटा इक्वालिटेरियन। इसको क्या कहते हैं, इक्वालिटेरियन। स्पेलिंग EQUALITARIAN, इक्वालिटेरियन। स्पेलिंग याद कर लो, EQUALITARIAN, इक्वालिटेरियन। अब आते हैं बेटा 47 पर। 47 हमारा है लाइबल टू एरर। लाइबल टू एरर, पहले तो समझो ये मैंने क्या लिख दिया है, लिख नहीं दिया है। जैसे आपके घर में या आसपास कोई ऐसा आदमी होगा जो जिसको देखकर या जिसको आप ये मानते होगे कि आदमी कोई काम करे तो जरूर गलती हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आदमी क्या होते हैं, ज्यादा भ्रमित होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेचारे सही काम करना भी चाहते हैं तो गलती हो जाती है। इसका अर्थ क्या है, यही लाइबल टू। लाइबल मतलब योग्य, टू एरर मतलब गलती के, गलती करने योग्य। मतलब एक आदमी जिसको कि हर आदमी ये समझे कि ये आदमी गलती करेगा। ठीक है, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, ऐसे आदमी को 1 वर्ड में कहते हैं बेटा फॉलिबल। ऐसे आदमी को 1 वर्ड में क्या कहते हैं, फॉलिबल। ठीक है, FALLIBLE, फॉलिबल। फॉलिबल मतलब वही गलती करने वाला, गलती करने वाला आदमी फैलिबल कहलाता है। अब आते हैं 48 पर। 48 है बेटा, हाँ, विच इज easily broken into pieces
ठीक। विच इज मतलब एक ऐसी चीज, इजिली मतलब जिसको आसानी से, ब्रोकन मतलब तोड़ा जाए, इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में, ठीक है। एक ऐसी चीज जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाए, जो बहुत कमजोर हो, उसको भंगुर बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में उसको बोलते हैं बेटा फ्रेजाइल। उसको इंग्लिश में फ्रेजाइल बोलते हैं। स्पेलिंग लिख लो, FRAGILE। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेजाइल कहते हैं। एक ऐसी चीज जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाए। ये 48th है। 49th देख लेते हैं। 49th है, हाँ, ए चाइल्ड brought up by persons who are not his parents, who are not his parents, ठीक है। ए चाइल्ड मतलब एक बच्चा, ब्रॉटअप मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना। एक बच्चा जो बड़ा किया जाए, बाय पर्सन्स मतलब ऐसे लोगों के द्वारा, हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, जो उसके माँ बाप ना हो, ठीक है। कुल मिला के आप ये समझ लो कि जैसे बच्चा लोग गोद लेते हैं ना, गोद लेते हैं, ठीक है, उस बच्चों को क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं हम? गोद लिया हुआ बच्चा ही तो बोल सकते हैं ना, कि एक ऐसा बच्चा जो ऐसे आदमियों के द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया जाए, जो उसके माँ बाप ना हो। तो जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते, अक्सर आप देखते हो, मूवीज में भी देखते होगे, अगर नसीब अच्छी रही उसकी तो अनाथालय में पहुंच जाता है, तो वहां से लोग बच्चे को गोद लेते हैं। तो गोद लिया वो बच्चा उस माँ बाप के लिए क्या कहलाता है? ठीक है, इसके लिए जैसे ऐसे बच्चे को गोद लिया हुआ बच्चा होता है, तो ऐसे बच्चे को वन वर्ड में क्या कहते हैं बेटा? फोस्टर चाइल्ड, जिसकी हिंदी होती है दत्तक पुत्र। फोस्टर चाइल्ड स्पेलिंग है FOSTERCHILD। फोस्टर चाइल्ड मतलब दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बच्चा, ठीक है। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से आपका ना क्या कहते हैं, वोकैब भी अच्छा होता है, आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होती है। आपको ट्रांसलेशन करना होगा, तो जैसे दत्तक पुत्र आ गया ट्रांसलेशन में, तो अगर आपको याद है कि दत्तक पुत्र को क्या कहते हैं, या गोद लिए हुए बच्चे को क्या कहते हैं, फोस्टर चाइल्ड लिख देना, ठीक है। ऐसी बात नहीं केवल यही ये यूज होगा, इसका यूज चाहे जहां आप कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो वन वर्ड आप यूज कर रहे हो ना, एक तरह से आपका वोकैब भी क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वोकैब मतलब शब्द संग्रह। आते हैं बेटा आज के अंतिम वन, 50th पर, 50वें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। 50th है बेटा, ए मैन who is devoted, a man who is devoted to the welfare of women, ठीक है। ए मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, एक आदमी जो अपने आप को समर्पित कर दे महिलाओं के कल्याण के लिए, ठीक है। महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित आदमी को क्या कहते हैं हम? फेमिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? फेमिनिस्ट, FAMINIST। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। एक ऐसा आदमी जो महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित हो, मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष करके काम करे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन दोनों को फेमिनिस्ट माना जाता है। ये लोग अपने जमाने के बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे, और खास करके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने तो महिलाओं के बारे में बहुत काम किया है उनको आगे लाने के लिए, और उनके विचार बहुत अच्छे थे। पुरानी बुक में एक लेसन था, डायलॉग ऑन अ सिविलाइजेशन, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई थी। फिलहाल बेटा वीडियो शायद आज काफी लंबा हो गया है, और आज 50 पूरे हो गए हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे हम करके 100 तक पहुंच जाएंगे।
और मैं फिर से कहूंगा कि बेटा बार बार मुझे वीडियो बना के ग्रुप पे भेजना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा और आप जो है इसको देखकर तैयार कर सकते हो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओके बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।